उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और अपना आसमां में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, आपकी अपनी दोस्त और इस शो की होस्ट दीक्षा कोहली। अपना आसमां में आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वो आप सभी से जुड़ा है। उसे चलाने वाली, उसे मैनेज करने वाली दरअसल आप ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बजट की। बजट और महिलाएं, इसी पर होगी आज हमारी बात। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान। तो चलिए वक्त नहीं गवाते और जल्दी से जान लेते हैं उनका नाम, उनकी पहचान। नमस्कार, मैं दीपशिखा सिकरवार। मैं इस देश के सबसे बड़े आर्थिक अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम करती हूँ और मैं आर्थिक विषयों पर ही लिखती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार, मैं यामिनी अग्रवाल हूँ, डायरेक्टर भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम। Namaskar, I am Adelia Castellino, co-founder and managing director of InSolutions Global Limited, a company incorporated in Mumbai, Maharashtra. वेलकम एडिलिया मैम। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष महिलाएं और साथ ही वो छात्राएं जो भारतीय विद्यापीठ से आई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ स्वागत है आपका जो टीवी सेट के उस पार पूरे सही समय पर टीवी सेट के सामने आ जाती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना शो अपना आसमां का समय हो गया है। और आज का तो टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, बजट और महिलाएं। चलिए आज के इस विषय को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद समझते हैं कि महिलाओं का दरअसल रोल क्या है बजट में। एक किसान इस बार बहुत परेशान है। इस बार फसल अच्छी ना होने के कारण वो सिर्फ 10.5 महीने की ही फसल जुटा पाया घर को खिलाने के लिए। बहुत निराश होकर बैठा होता है कि अचानक से उसकी बहू आती है, उसे पानी देती है और बोलती है, पिताजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों? किसान कहता है, बहू मेरी परेशानी का कारण अब की बार हुई फसल और आमदनी है। इस बार मैं सिर्फ 10.5 महीने तक का ही अनाज जुटा पाया हूँ। 11 महीने तक भी चल जाए तो चल जाए, लेकिन 1 महीने का क्या होगा? किसान की बहू बहुत समझदार और धैर्यवान थी। उसने कहा, पिताजी आप फिक्र क्यों करते हैं, ये सब सोचने के लिए भी 11 महीने पड़े हैं। आप आराम से सोचना बंद कर दीजिए, 11 महीने निकल जाएंगे तब देखेंगे ना। किसान बोलता है, ये भी बात सही है, 11 महीने सोचेंगे तब तक शायद कुछ हो जाए। 3 महीने निकलते हैं, 5 महीने निकलते हैं, 6 महीने निकलते हैं, 11 महीने निकलते हैं, 12 महीने भी निकल जाते हैं। जी हाँ, 1 साल निकल जाता है। अगली बार किसान की आमदनी बहुत अच्छी होती है, खेती फसल बहुत अच्छी होती है और उस फसल को लेकर जब वो घर आता है तो बहुत खुश होता है। लेकिन एक बात उसे सताने लगती है कि अरे 12वां महीना निकल गया, कैसे निकला? वो अपनी बहू को बुलाता है। उसकी बहू बोलती है, क्या हुआ पिताजी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, आप क्यों परेशान हैं? किसान बोलता है, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है, हम 5 साल बैठकर भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 12वें महीने हम कैसे खा पाए जब हमारे पास अनाज ही नहीं था? किसान की बहू बोलती है, पिताजी इसे बोलते हैं बजट मैनेजमेंट। जब आपने मुझे पहले महीने ही बता दिया कि इस बार इतनी फसल है, तो मैंने हर महीने थोड़ा थोड़ा अनाज निकाला और वो अनाज हमारा 12वें महीने चल गया। यहाँ से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि महिलाएं घर कैसे चलाती।
ये होती है हर महिला की मैनेजमेंट, क्योंकि दरअसल हर गृह की गृहिणी, गृह लक्ष्मी, गृह मंत्री महिला ही होती है। तो चलिए करते हैं बजट और महिलाओं पर बात हमारी आज की खास मेहमानों के साथ। और पहला सवाल मेरा आप ही से है यामिनी जी, बजट और महिलाएं, कैसे बजट संभालती हैं महिलाएं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक महिला की घर के बजट को संभालना? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब एक महिला अपने बजट्स को देखती है तो वो पूरे परिवार की उम्मीदों और आशाओं पे खरी उतरती है। आप देखें तो जितना भी उसे पैसा मिलता है, चाहे वो अपने हस्बैंड की इनकम से हो, पति की इनकम से हो, चाहे वो अपने पैसे से हो, चाहे वो बचत से है, वो सभी की उम्मीदों पे खरी उतरने की कोशिश करती है, सभी की आशाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। कुछ आगे के समय के लिए बचाती है, कुछ उस समय में खर्च करती है, और इस तरीके से खर्च करती है कि कभी भी ऐसा ना लगे कि वो कमी है, और वो पूरी तरीके से सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल, सभी की ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करती है एक महिला। लेकिन अक्सर सवाल ये आता है, मैम आपसे पूछना चाहूँगी मैं, कि महिलाओं का बजट में क्या रोल? लेकिन देश के बजट को समझना एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे जानूंगी क्यों? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ पर महिला पुरुष, जितना देश का बजट पुरुषों के लिए ज़रूरी है समझना, उतना ही महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि देश का बजट जो है देश के लिए नीतियाँ लेकर आता है, और उन नीतियों का असर महिलाओं पर भी पड़ता है। उसके अलावा आपके टैक्स प्रपोजल्स होते हैं जिनका असर आपका जो घरेलू बजट है उस पर भी पड़ सकता है। तो इस नाते देश का जो बजट है वो हर व्यक्ति के लिए, जो इस देश का नागरिक है, इंक्लूडिंग विमेन, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है इस बजट को समझना। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है महिला के लिए एक बजट को समझना, क्योंकि महिलाएं एक अहम रोल अदा करती हैं इस देश की इकोनॉमी में, उनका एक अहम योगदान भी है। एडिला मैम, आपसे समझना चाहूँगी महिलाएं और बजट। महिला और बजट में बहुत कनेक्ट होता है, क्योंकि घर में भी उनको बजट संभालना पड़ता है, एंड जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में वर्किंग वुमेन है उनको कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी समझो स्टार्टअप है, तो उनको दिन रात बजट का ही बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन लॉज होते, योर जीएसटी लॉज होते। वो महिला जो कॉरपोरेट ड्राइव करते हैं उनको वहाँ पे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, एंड ऑल्सो कि उनका एम्प्लॉयज़ जो है या उनको फंडिंग लेना है या जो भी तरीका उनको सोचना है, आई थिंक जिस हिसाब से महिलाओं को बजट के साथ कनेक्ट है, आई थिंक दैट इज़ मैक्सिमम फ्रॉम होम टू देयर वर्क टू देयर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स। सो आई थिंक इन माय ओपिनियन जितना टाइम महिला बजट्स में जो स्पेंड करना चाहिए और सोचना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए, इट इज़ द मैक्सिमम इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ आवर्स। बिल्कुल यामिनी जी, एक चीज़ होती है अवेयरनेस, जानकारी, बजट से जुड़ी जानकारी। कितनी अवेयरनेस है आज महिलाओं में बजट को लेकर? जी देखिए, काफ़ी हद तक महिलाएं आज शिक्षित हैं और अपने तरक्की के लिए या अपने परिवार की तरक्की के लिए कोशिश करती हैं कि जितने भी साधन को समझ सकें वो करें। उसके लिए बजट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट से उन्हें पता चलता है कि उनकी तरक्की या उनके परिवार की तरक्की में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। जैसे अगर आप देखें तो कुकिंग गैस के लिए उज्ज्वला योजना आई, परिवार को मतलब हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुष्मान योजना आई। अगर आप देखें तो महिलाओं को शौचालय की सुविधाएं देने के लिए बजट में आया। अब इंटरनेट, जिसके उनके टीवी सीरियल ना जाएं या उनके बच्चों की ऑनलाइन सुविधा में टीचिंग में दिक्कत ना आए, या अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं उसके लिए 5G आए, ये सभी बजट में बताया जाता है। बजट में ये भी बताया जाता है कि किस चीज़ों पे खर्चा कर रही है सरकार, खास तौर पे कहाँ सड़क बना रही है, कहाँ मेट्रो ला रही है, कहाँ रेल ला रही है,
कहाँ शिक्षा के साधन जुटा रही है, कहाँ स्वास्थ्य के साधन जुटा रही है, क्या क्षेत्र खोल रही है, किन चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान दे रही है। और इन्हीं सभी से वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए जो है आगे सोच पाती है। अपने बच्चे को किस सेक्टर में डाले ताकि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख सके, अपने बजट को कैसे संभाले, कहाँ पे बचत करे, कहाँ पे बचत नहीं करे। आमतौर पे पहले बजट्स में हमने देखा कि जो खर्चे होते थे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन थी वो बताई जाती थी, पर जीएसटी के आने से वो जो खर्चे हैं, जो टैक्स लग रहा है, अब वो अलग हो गया है इस बजट से। पर इस बजट में भी काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे मैटरनिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो बताए जाते हैं, या आपकी कोई स्पेशल स्कीम खास तौर पे महिलाओं के लिए जो लाई जाए वो दी जाती हैं। ऐसे ही पता चलता है जैसे सनराइज सेक्टर्स हैं, उनके बारे में पता चलता है, एआई आ रहा है या फिर कोई और सेक्टर आ रहा है, उनका क्या योगदान रहेगा, आप कैसे अपनी तरक्की करें। ये सभी जो अवेयरनेस है वो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है और महिलाएं सुचारू रूप से उनके बारे में जानकारी लेती हैं और समझती हैं और अपने परिवार की उन्नति के लिए काम करती हैं। बिल्कुल। मैम आपसे पूछना चाहूँगी दीपशिखा मैम, टैक्स स्लैब्स में महिलाएं आती हैं। अगर देश की विकास दर की बात करूं, जो रफ्तार पकड़ी है देश के विकास ने, उसमें महिलाओं का एक अहम योगदान है। मैं घर की बजट की बात नहीं कर रही, मैं देश के बजट की बात कर रही हूँ, महिलाओं के योगदान की बात कर रही हूँ। ऐसे में वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि महिलाओं में देश के बजट की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और इस बदलते वक्त के साथ कितनी बदली है ये तस्वीर। बिल्कुल, एक समय था जब महिलाएं जो हैं देश में इतना आउटरीच नहीं था बजट को लेकर के। जाहिर सी बात है कि पुरुष आगे रहते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि शिक्षा का स्तर जो है महिलाओं में वो बढ़ा है। महिलाओं में काम किया जा रहा है। ऐसा है, गांव में भी महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सरकार की बहुत योजनाएं हैं उसके तहत, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के तहत बहुत सारी योजनाएं। तो गांव की भी जो महिला है, हम शहर की महिला की अगर बात ना भी करें, वो तो पढ़ी लिखी है, लेकिन शिक्षा का स्तर जहाँ पर कम है वहाँ पर भी बजट को लेके अपेक्षाएं रहती हैं कि सरकार जो है बजट में क्या करेगी, ऐसी क्या योजना लेकर आ रही है, या ऐसी क्या सुविधा लेकर आ रही है, ऐसी क्या कुछ टैक्स में रियायत दे रही है, या कुछ कर्ज की माफ़ी दे रही है, या कर्ज में ब्याज दर में कुछ रियायत दे रही है उनके लिए। तो ये चूंकि आशाएं उस ज़मीनी स्तर पर भी रहती हैं महिलाओं की, क्योंकि वो भी हो सकता है घर से कुछ अपना उद्योग चला रही हों छोटा मोटा, या किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हों, तो वो भी बजट में इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ा है। और ख़ास तौर पे चूंकि अब क्या है कि टेलीविज़न जो है पहुंच गया है गाँव तक, और अगर टेलीविज़न ना भी है तो स्मार्टफोन्स हैं जो गाँव तक पहुंच गए हैं, तो महिलाएं उस पर देख पाती हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, समझ एक जो एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि बजट हो सकता है हमारे लिए ये करे, या देश के लिए ये करे, या कोई नई योजना लेकर आए, तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ बजट को देखा जाता है, अपेक्षा भी रखी जाती है और समझा भी जाता है कि हम तो ये अपेक्षा कर रहे थे और बजट ने ये किया या नहीं किया। तो वो ओवर द इयर्स जो है हमने देखा है कि इंटरेस्ट बहुत बढ़ा है, समझ भी बहुत बड़ी। मैम, इस बदलते वक्त के साथ बात करूंगी कि किस तरीके से पेमेंट मोड भी बदला, लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे समझना चाहेंगे कि कुछ समय पहले की बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक ही व्यक्ति काम करता है, रामलाल। रामलाल 40,000 रुपये महीने के कमाता है। 40,000 रुपये जब उसे पगार मिलती है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में 40,000 रुपये थमा देता है और कहता है कि लो, घर का खर्च तुम्हें चलाना है। पत्नी 40,000 रुपये में से थोड़े थोड़े रुपए से सामान खरीदती है, घर का खर्च चलाती है। ये हुआ फिजिकल अमाउंट घर से बाहर जा रहा है, दिख रहा है कितना पैसा बाहर गया। लेकिन वक्त बदला, हम लोग तरक्की को अपनाने लगे, विकास के साथ हम लोगों ने डिजिटल इंडिया में नई रफ्तार पकड़ी। डिजिटल पेमेंट आया, यूपीआई पेमेंट भी आया, लेकिन एक चीज़ दिखनी बंद हो गई कि कितने नोट बाहर जा रहे हैं। इसे देखने का एक तरीका भी है, समझने का एक तरीका भी है।
क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी चलाती हैं जो डिजिटल पेमेंट से डील करती है। मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं के उसके प्रोज और कॉन्स बताएं और ये समझाएं कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट आज ज़रूरत है और आज ज़रूरी भी है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही हो तो। या सो डिजिटल पेमेंट्स जो पहला अपने को कैश दिख रहा था या हमें सेविंग करते थे, कैश हमारा घर में जमा होता था, उसमें कोई इनकम नहीं था, इवन इफ इट इज़ 40,000 या 50,000 जो हम लोग विड्रॉ करके बैंक में रखते थे। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या फ़ायदा होता है, यू कैन एक्चुअली हैव वॉलेट्स, उसमें जितना पैसा चाहिए उतना स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। हाँ। बाकी का पैसा हम बैंक में रख के यू कैन अर्न इंटरेस्ट, you can earn money. There are a lot of initiatives which banks have come up whereby you can actually earn money while you spend as well. क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ loyalty points भी है and there are a lot of other benefits as far as digital money is concerned. That is number one. नंबर 2, अभी जो कैश हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स होते थे, कैश पेमेंट में प्रॉब्लम होते थे, देयर वाज मोर कॉस्ट टू इट। जो कुछ भी अपने को खर्चा करना पड़ता था, यू हैड टू ट्रैवल, यू हैड टू गो एंड बाय योर गुड्स एंड कम होम। अभी क्या होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट मोड में जहाँ पे पेमेंट गेटवेज आए हैं, जहाँ पे मोबाइल पेमेंट्स आर ऑनलाइन, मर्चेंट्स को हम फ़ोन करेंगे और वो लोग डिलीवर करते हैं। आप घर में बैठ के भी आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कन्वीनियंस भी है एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम आपका वेदर इट इज़ मेडिकल सर्विस, यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस, ऑल दीज पेमेंट्स you can make sitting in your house. इसमें not only are you going to have cost benefits, आपका पूरा टैक्स का जो प्लानिंग है it is all available digitally. आपका रिटर्न्स फाइल करने में इजी हो जाता है और गवर्नमेंट ने अभी इतने सारे बेनिफिट्स तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो प्रमोट किया है, पीपल कैन यूज़ इट। However small the budget is, however large the budget is, मेरे हिसाब से I think digital payments goes hand in hand with progress and contribution to GDP, and we should actually use and look at it that way. But if you are talking about the disadvantages, one has to be careful with your PIN, one has to be careful with your money. You should not give your passwords to people you don't trust. In fact, किसी को नहीं देना चाहिए। आपका जो इस्तेमाल जो करना है, कीप योर पासवर्ड्स कॉन्फिडेंशियल, यूज़ इट जुडिशियसली, बट ऑलवेज रिमेंबर सेविंग्स एंड अर्निंग विद फाइनेंशियल लिटरेसी इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू एम्पावर not only it is going to empower the women to use their funds well, to make sure that they earn while they spend and they are able to empower themselves as well as their children, and also monitored when their children are spending money, so that they are spending only for the right causes. All these advantages are available with digital payments. बिल्कुल, और इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। वक्त बदला है, अगर हमने तकनीक को अपनाया है, डिजिटल इंडिया में हम लोग अगर यूपीआई पेमेंट भी करते हैं तो यूपीआई भी अब आसान है, सरल है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप उन बातों को ज़रूर गिनवाएं कि एक महिला दरअसल जीडीपी में कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही है। जी देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर 50% महिलाएं हैं, बिल्कुल। और इनकी जो योगदान है वो सिर्फ जीडीपी में नहीं है, एक पूरे परिवार चलाने में बिल्कुल। है। क्योंकि जब वो सर्विसेज देती हैं तो वो सिर्फ एक सर्विस एक देश को नहीं देती, वो एक पूरे परिवार को देती हैं और उनको बढ़ाने में आगे लेके जाती हैं। अगर आप महिलाओं का काम देखें तो महिलाएं पूरी तरीके से अपने घर पे और बाहर भी काम करती हैं। घर पे चाहे वो जो है हाउस होल्ड चोर्स की बात करें, आप घर संभालने की, खाना बनाने से लेकर के अपने बच्चे को संभालने को लेकर के, उसको पढ़ाने के लिए लेकर के, और अपने माँ बाप को संभालने के लिए या अपने पति के माँ बाप को संभालने के लिए, इन सभी के लिए वो सेवाएं देती हैं। एल्डरली केयर की बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, कुक की बात करें, क्लीनिंग की बात करें, ये सभी सेवाएं एक महिलाएं आम तौर पे देती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते। उनको एक बजट दे दिया जाता है, उसी में वो संभाल करके पैसा खर्च करती हैं। उसी में अपने बच्चे को उन्हें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देनी है, उसकी जितनी उम्मीदें हैं, चाहे वो पढ़ाई से लेकर के हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के हैं, उसे पूरी करनी है। साथ में उसे अपने माँ बाप की या अपने भाई बहनों की या अपने गेस्ट की या अपने रिलेटिव्स की
जितनी जो वो आते हैं उनका भी साथ में ध्यान रखना है। वो अपना जब भी इनकम भी कमाती है, वो इनकम्स में पहले ये देखती है कि उसके परिवार के लिए क्या खर्च किया जा सकता है और फिर वो अपने बारे में सोचती है। तो महिलाओं का जो योगदान है वो काफ़ी हद तक एक अनपेड सर्विस की तरह रहता है, जो जीडीपी में काउंट नहीं होता। क्योंकि अगर आप घर में खाना नहीं बनाती तो लोगों को रेस्टोरेंट में खाना पड़ता, और जो रेस्टोरेंट में खर्चा करते उससे वो बचत नहीं होती। क्योंकि आप घर में खाना बनाती हैं, क्योंकि आप घर को साफ सफाई में रखती हैं, घर का जो बजट है वो आमदनी के अंदर रखती हैं और उसी में बचत कर लेती हैं। उसी बचत से आप आगे जाकर के गाड़ी खरीद लेते हैं, आप एक घर बना लेते हैं। अगर आपका बिजनेस में लॉस होता है तो वो अपने गहने दे करके या अपनी बचत की पैसे दे करके आपको उस समय संभाल लेती है। अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी एल्डरली के साथ नुकसान हो जाए, उसी समय वो चाहे तो अपनी जॉब छोड़ करके पहुंच जाती है। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर है और एक जो केयर फैक्टर है जो एक महिला प्रदान करती है एक परिवार को सींचने में और उसको बढ़ावा देने में, वो शायद कहीं हद तक जीडीपी में मेजर नहीं किया जा सकता। और उसी के लिए माना जाता है कि उनके योगदान को सर्वप्रिय रखा जाता है। माँ, बीवी, बहन, इनको हमेशा आगे रख करके हमारे भारतीय संस्कृति में आगे रख करके जो है उनका मान किया जाता है। तो इसलिए योगदान तो है पर उनको कैश में नहीं दिखता। अगर हम कहें कैश है, पर अगर आप देखें अपनी सेविंग्स के माध्यम से, जब आप बाहर ना खा करके घर में खा रहे हैं, या आप कोई ट्यूशन टीचर नहीं लगा रहे हैं, या फिर आप अपने माता पिता के लिए एक सेवा करने वाला व्यक्ति रख रहे हैं, उन सभी के जो बचत हो रही है उन सभी बचत से आप अपने आगे के फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हैं और वो सभी आती है। और आजकल महिलाएं शिक्षित हैं, वो काम करती हैं और उस काम के से जो पैसा आता है उसको अपने पति के साथ या अपने घर वालों के साथ जोड़ करके अपनी शादी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने परिवार की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाओगे, घर पे ताज़ा खाना बनवाओगे, माता पिता के लिए प्यार दुलार, उसके लिए एक अच्छी सी पत्नी लाओगे, बच्चों की केयर भी कराओगे और पूरे घर की साफ सफाई, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सब करवाओगे। फिर सेविंग करके कहोगे तुमने किया ही क्या है आज तक, तुम करती ही क्या हो। यानी 24/7 काम करने वाली अनपेड सर्विस के आगे तुम सवाल उठाओगे। शायद यही वो कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण आपके घर का बजट बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि वो आपके घर को चला रही है। ये है एक घर में एक हाउसवाइफ का महत्व, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपसे मेरा सवाल, एक महिला घर को चलाती है, हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। इस बार क्या उम्मीद की जाए, महिलाओं के लिए बजट में क्या खास होने वाला है? देखिए, वित्त मंत्री महिलाएं, लेकिन वो पूरे देश के बारे में सोच रही हैं, आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी के बारे में सोच रही हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ख़ास तौर से अगर हम देखें तो बहुत सारी आशाएं हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने है कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है अभी भी बहुत कम है। पैंडेमिक में तो काफ़ी गिर गया था जब हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने ये है कि महिलाओं को लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट उनका किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार हो सकता है कि इस तरह की कोई योजनाएं लाए जिससे महिलाओं को कंपनीज अगर एम्प्लॉयमेंट देती हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स लेकर आए, या महिलाएं अपना रोज़गार शुरू करना चाहती हैं तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्रेडिट सपोर्ट दिया गया है, कर्ज का सपोर्ट दिया गया है। लेकिन महिलाओं के लिए उसमें कोई खास इंसेंटिव नहीं है, स्पेशल इंसेंटिव नहीं है। तो
ऐसी आशा की जाती है कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए इस तरह के कुछ इंसेंटिव सरकार लेकर आए। उसके अलावा जो है आप महिलाओं को हमने देखा कि जब कोविड-19 पैंडमिक हुआ था तो सरकार की तरफ से जो बैंक अकाउंट्स थे महिलाओं के, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया था, कैश ट्रांसफ़र किया गया था। तो क्या कुछ जैसे पीएम किसान है, उस तरह की कुछ योजना महिलाओं के लिए लाई जा सकती है? क्योंकि महिला जो है वो घर चला रही है, तो अगर उसके खाते में अगर कैश आता है तो वो घर में बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने हाइजीन के लिए, हमने बहुत सारा इस पे डिस्कशन हुआ है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है। तो अगर महिला के पास अपना कुछ इस तरह का कैश आ रहा है तो वो अपने ऊपर खर्च कर सकती है बिना कोई सवाल जवाब दिए हुए। तो ऐसी आशा की जाती है कि महिलाओं का एक तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका अर्थव्यवस्था के साथ वो जुड़ें, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हों, उसके लिए सरकार कुछ इस तरह की इंसेंटिव्स लाए। और उसके अलावा जो घर में रहती हैं महिलाएं, उनके लिए किस तरह का सपोर्ट सरकार दे सकती है? बिल्कुल, घर में रहने वाली महिलाओं के लिए किस तरह का सपोर्ट हो और कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हों, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। जब बजट प्रस्तुत होगा या बजट प्रेजेंट होगा इस बार का, तो पता चलेगा कि महिलाओं के लिए क्या खास है। बहरहाल हमारे स्टूडियो में बहुत सी युवती शक्ति है जिनके कई सवाल हैं, तो ऑल ओवर टू यू। और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके सवाल हैं आप हमारी खास मेहमानों से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका वाधवा है और मेरा सवाल अदिल्या मैम से है। मैम, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और काफ़ी टॉक्ड सब्जेक्ट है ये। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट औरतों के लिए ज़रूरी है और उस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे साउंड कर सकते हैं? Yeah, so thanks Priyanka. So basically economic empowerment is something that we need to, the government is going to be concerned about. क्योंकि आजकल if you look at the way the women are contributing to the GDP, and if you compare with the contribution that men are also doing, we observe and ऐसा लग रहा है, and as per the research, that the contribution of the women is not at all recognized. उनका जो contribution है as per the research, while it is on a scale of say 100, they get recognized only up to 20% and they lose on 80% of their contribution. And with this, if this is not understood and empowered, and where we call as financial literacy, or where we call how do we enthuse and empower the women to understand being economically independent, being adding to the savings of the women, how do they use the budgetary norms to improve their own well-being, to save for their retirement. मेरे हिसाब से the government should be looking at some of these policies and processes of giving them equal opportunities, giving them their dues in terms of opportunities for funding their, if at all they have ideas on startups, to get connected with innovation. But as far as their income and earnings is concerned, मेरे हिसाब से they should, government would consider empowering them economically so that they are able to also not only contribute to their family well-being, but directly contribute and earn in terms of savings and money. that is something that we feel the government would be focusing, because the GDP contribution of women is expected to be $770 billion in the year 2025. And if the government can think on these lines, it will solve the problems of the economy as well. मेरा नाम डॉक्टर भावना है एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मेरा क्वेश्चन यामिनी मैम से रहेगा, एक हाउसवाइफ इस बजट से क्या उम्मीद कर सकती है? जी देखिए, एक हाउसवाइफ अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दे देती है और कोशिश करती है कि उसके लिए वो काम करे, तो उसके लिए जो भविष्य के लिए जो ज़रूरतें हैं
और जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं वो सभी उस बजट में दी जाती हैं। कहाँ पे जो है किस तरीके के सेक्टर्स खुलेंगे, किस तरीके से कोई भी नया स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, या कोई जो है स्पेशल एडवांटेज आता है, वो सभी जो है एक बजट बताता है। और इसमें ख़ास तौर पे ये भी बताया जाता है कि सरकार जो हमसे पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के माध्यम से, वो उसे किस तरीके से देश के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे देश एक सुचारू रूप में चले, और हमारे लिए उसमें क्या क्या है। बहुत सारी स्कीम्स पहले भी आई हैं, जैसे मैंने कहा आपकी उज्ज्वला योजना है, आपकी आयुष्मान योजना है, या आपकी पीएम सम्मान किसान योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई हैं। एक हाउसवाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि जो भविष्य है उसके परिवार का, वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे, और वो तभी सिक्योर हो सकता है जब वो समझे कि उसके लिए देश में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि जो भी वुमेन अभी स्टार्टअप का सोच रही हैं, जिनके दिमाग में ये थॉट है, उनके लिए क्या हम बजट में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होगा इनिशिएटिव? जो भी बजट होता है उसमें ख़ास तौर पे कोशिश की जाती है कि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। माना जा रहा है इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया जाए, ताकि जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी पे असर पड़ा था उससे जो है उभरा जा सके। अभी हम प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुके हैं इकोनॉमिक लेवल्स पर क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइटन किया है, उसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। उसे पूरे साझे रूप में आगे चलाने के लिए एक अच्छे एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, जिसके अंदर एजुकेशन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसमें महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे ऐसे प्रोविजंस किए जाएं जो उन्हें एम्पावर करें। जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल जो अभी आ रहा है महिलाओं के लिए, वो है कि वो 21 साल तक जो है उनकी मैरिजेबल एज रखी जाए, ताकि उन्हें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए उनकी शादी होने से पहले, ताकि वो आगे चल करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कर सके, अपने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका भी ध्यान रख सकें, और जिस परिवार को वो संभालने जाएं वो भी ज़्यादा समझ के साथ संभाल सकें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिल्स के माध्यम से आए हैं, जो बजट के माध्यम से हमें शायद सिर्फ एक स्कीम के थ्रू दिखे, जैसे मैटरनिटी स्कीम है, या कोई आंगनवाड़ी वर्कर्स है, या क्रेडिट प्रोवाइड करना है मुद्रा योजना, उनकी तरह दिखेंगी। मेरा सवाल दीपशिका मैम से है। मैम, इस बजट में हम आईटी इंडस्ट्री में क्या उम्मीद कर सकते हैं महिलाओं के लिए? ये बजट जो है, हमने देखा है कि इस समय G20 का प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, और G20 में भारत जो है अपना जो डिजिटाइजेशन है, जो इंटरफेस हमने देखा कि ग्रोथ जो है डिजिटाइजेशन में और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जिस तेज़ी से हुई है पिछले 2 साल में कोविड के दौरान, उतनी अपेक्षित नहीं थी, और इतने तेज़ी से और किसी देश में नहीं हुई है। और भारत इसको G20 में शोकेस कर रहा है, और इसमें इसको आगे और बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ नीतियां आएँ, कुछ हो सकता है योजनाएं आएँ, कुछ इंसेंटिव्स आएँ जो पूरे आईटी क्षेत्र और डिजिटाइजेशन के लिए हो सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे ये योजनाएं लागू रहेंगी, उनके लिए भी अवेलेबल होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि चूँकि एक चुनौती है देश के सामने, क्योंकि महिलाओं का योगदान, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका बहुत लो है, तो उसको किस तरह से सरकार बढ़ाए। हमने देखा पैंडेमिक में बहुत वर्क फ्रॉम होम जो है अब एक इस्टेब्लिश्ड मॉडल बन चुका है, और ये महिलाओं के लिए ख़ास तौर से बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो घर भी देख पाती हैं और काम भी कर पाती हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे सकती हैं। तो इसको और किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। आईटी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत पॉपुलर है, तो हो सकता है इस तरह की कुछ इंसेंटिव्स उस क्षेत्र के लिए शायद आ सकते हैं। मैम, जैसे कि हमने घरेलू महिलाओं की बात करी जो 24/7 अपनी सर्विसेज देती हैं, उनके लिए भी हमने एक उम्मीद कर रहे हैं बजट से। लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स जिनकी आगे
अभी करियर की शुरुआत होनी है, तो हम जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें हमारी तरक्की के लिए विमेंस के लिए कोई एक टैक्स स्लैब की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, एक समय था जब महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब्स होते थे और ये एक मतलब एक डिस्टॉर्शन था टैक्स स्ट्रक्चर में। हालांकि एज एक महिला की तरह और एक वर्किंग वुमन की तरह मुझे भी चाहिए कि लोअर टैक्स रेट मिल जाए, बट मुझे लगता है कि टैक्स स्ट्रक्चर को आप जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं वो बेहतर है। जितना कॉम्प्लेक्स आप उसे बनाएंगे उसमें फिर डिस्प्यूट्स होते हैं और परेशानी होती है। तो महिलाओं के लिए वो स्ट्रक्चर वापस आए कि उनको लो रेट हो टैक्स का, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि फिर आप पुराने ढर्रे पर जा रहे हैं वापस। मेरा सवाल एडिला मैम से है। मैम, जैसे आप एक को-फाउंडर हैं खुद की कंपनी के, तो महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार बजट से? जैसे आप भी एक फाउंडर हैं, हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिलाएं हैं, तो हम कुछ रोज़गार के लिए, या जैसे हम लोग भी सारी छात्राएं हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हमारे रोज़गार के लिए कुछ एडवांटेज मिलेगा इस बजट में? 100%। तो मैम कैसे, किस साधन से हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं? सो बेसिकली ये अपना गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इंडिया, लोकल गोइंग ग्लोबल, ये सारे प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ आर अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। और महिलाओं के लिए अभी बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स का जो ग्रुप्स है विच इज़ बीइंग नाउ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद नीति आयोग एंड सिडबी, अभी इसमें आप लोग रजिस्टर कीजिए। उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फंडिंग रिक्वायरमेंट, फंडिंग ऑप्शंस है, आपको मेंटरशिप भी मिलेंगे। एंड अपना प्राइम मिनिस्टर खुद का एक उम्मीद है कि हाउ डज इंडिया बिकम एन एंटरप्रेन्योर इंडिया, how do you create jobs and don't aspire to apply for jobs. And we have to believe in our women of India, because जो अपना intellectual property है और जो human capital, जो women have got right from their homes to their offices to their entrepreneurial skills, is expected to be one of the best in the world. तो ये उम्मीद आप 100% कर सकते हैं। Please be open to the option of looking at all these government initiatives, और जल्दी से जल्दी come up with good ideas. Look at what problem can you solve, which problem can you solve. Can you solve the problem of marginalized women? Can you solve some problem of farming? Can you solve some problem which is hurting the country, and come up with ideas which can give you some entrepreneur opportunities. आपको फंडिंग भी मिलेगा और सब कुछ उम्मीद, मतलब यू विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट्स ऑलरेडी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर इन दिस बजट। मैम, जैसे कि आपने बताया डिजिटल पेमेंट्स की क्या क्या एडवांटेजेस है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आजकल की जो महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे एक डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकती है, और कैसे कैसे फ्रॉड है, साइबर क्राइम्स है, जिनसे वो अपने आप को बचा सकती हैं? सो अभी जो नया स्कीम और नया जो रिजर्व बैंक ने जो अम्बेडसम स्कीम्स और ये सब लेके आए हैं, दे आर ऑल टू कंट्रोल डिजिटल फ्रॉड्स। उन्होंने स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस दिया है बैंकों को, फिनटेक्स को, तो हेवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और महिलाओं को तो पूरा ही सपोर्ट मिलेगा। एंड इसमें तो महिलाओं को जो पढ़ लिख के नहीं है, they can still use feature phones. उसमें UPI 1 to 3 options are there. You can have calls. इसमें बहुत सारे सुविधा है where you don't have to be literate to do a digital transaction. आपने देखे होंगे ये छोटे छोटे दुकान में ये हॉकर्स है, उनके पास भी QR कोड का एक ऑप्शन होता है। You can, and they may be महिलाज who are simple vendors, जो वेजिटेबल वेंडर्स है, ये लोग भी अपना धंधा कर सकते हैं थ्रू डिजिटल पेमेंट्स। और एक ही ध्यान रखना है, आप अपना पासवर्ड, आपका पिन वो संभाल के रखना है। आपका मोबाइल फ़ोन्स जो भी है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। और एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बैंक में हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है और अपना वेबसाइट में ये सुविधा है।
So this is all covered. I think be safe in digital payments and go all out and do digital payments. पर एक बात बहुत अच्छी है हमारे देश में, जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो हमारे देश में किसी भी गली में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अवेयर महिला ही नज़र आएगी। मैं आप ही को अपनी आप बीती बताती हूँ। हाल ही में मैं महाराष्ट्र टूर पे गई थी, जहाँ पर मैं एक सोलो ट्रैकिंग पे गई। छोटी सी जगह, छोटा सा गांव और पहाड़ी पर एक नींबू पानी की दुकान। वहाँ से आते जाते जितने ट्रैकर्स निकल रहे थे, किसी ने बैठकर कहा कि मुझे 1 गिलास नींबू पानी चाहिए। उसने कहा 20 रुपये का है। एक महिला, काफ़ी एल्डरली विमेन थी जो उसे चला रही थी, उसने कहा 20 रुपये का 1 गिलास है। उसने कहा मैं बस खुले नहीं है। तो सीधे महिला ने कहा UPI कर दो, QR नहीं है क्या? मतलब कि एक गांव में एक महिला इतनी सशक्त है कि वो काम भी कर रही है और वो जानती है कि डिजिटल भारत में, डिजिटल इंडिया में आप अब इतने अपडेटेड हो चुके हो कि आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, और वो डिजिटली बहुत साउंड भी थी। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं के लिए हम सबको क्लैप तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है हर महिला। जी, मेरा सवाल दीपशिखा मैम से है। मैम, हमें पता है कि आजकल जितने भी स्पोर्ट्स में महिलाएं जा रही हैं, उससे देश की तरक्की होती है और वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है। तो क्या इस बजट से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कोई स्कीम्स होंगी जिसके लिए वुमेन को और पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में जाने के लिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो जाना चाहती हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं या उनके पास वो फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे देश में स्पोर्ट्स पर बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ है। आपने देखा है कि बहुत नए इनिशिएटिव्स आए हैं, खेलो इंडिया, और जो सपोर्ट जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स को चाहिए, जिस तरह का चाहिए, वो दिया जा रहा है। तो बजट में कोई स्पेशल कोई योजना आएगी स्पोर्ट्स के लिए, महिलाओं के महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा मतलब सुनने में नहीं आया है। लेकिन उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि हमारा, और हमने उसका असर भी देखा है, हमारा परफॉर्मेंस जो है, अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत स्पोर्ट्स में हमारा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये जो सपोर्ट चाहिए, जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जिस तरह के एलोकेशंस चाहिए इन सब योजनाओं को चलाने के लिए, वो दिए जा रहे हैं। तो एलोकेशंस डेफिनेटली उस पर दिया जाएगा। स्कूलों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस पे भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो इन सब योजनाओं के लिए तो रहेगा बजट में कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और इस बदलते वक्त के साथ जहाँ पर जो हमारी देश की युवतियाँ हैं, वो न केवल मेडल्स लेकर आ रही हैं, बल्कि उन्हें स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा काफ़ी सपोर्ट भी दिया जा रहा है। हाल ही में जो साए है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न केवल उसका लोगो बदला बल्कि बहुत सारी स्कीम्स भी बदली, जिसमें वो उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जो इतने वेल ऑफ नहीं होते। उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू वो सब दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं, और उन्हें मैदान तक ले जाने में उनका अहम योगदान रहता है। आज हमारे देश का खिलाड़ी अगर वो सपना देखता है तो वो सच में, हमारे देश की हर बेटी वो मेडल लेकर आती है तो सच में उसे खेल मंत्रालय के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया जाता है। तभी कहते हैं खेलो इंडिया। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं भी भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली की छात्रा हूँ। मेरा सवाल अडीलिया मैम से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो 7 साल की बच्ची हो या 30 साल की महिला। तो इस आने वाले बजट से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सो महिला का सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ स्कीम्स। इनफैक्ट महिला और पुलिस का वो स्कीम है जहाँ पे महिला को ट्रेनिंग भी देते हैं। इट इज़ अ स्पेशल स्कीम दैट द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड टू ट्रेन द महिलाज टू सपोर्ट एंड ट्रेन दी यंग वुमेन। तो ये स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएट किया है, आई थिंक महिला शुड टेक, ऑल ऑफ अस शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट. It is the prime responsibility of the government to take care of the women of this country, and that is where it is not only the police force, it is also the government initiative schemes. Government
collaboration of police with the women who are being trained to train the youngsters of our country as well as women of all ages. So we can expect good allocation in terms of supporting the women's security. हमें UPI इन सब के बारे में पता है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो हमें इस बारे में नहीं पता, जैसे कि ई-रुपए UPI से कैसे डिफरेंट करता है? So UPI आपको समझो यूज़ करना है, you have to have a bank account. It is operating between 2 bank accounts or any regulated entity. मतलब आप ये जो UPI और QR यूज़ करना है या जो भी है, you compulsorily need to have a bank account. In case of CBDC e-rupee, it is actually a replacement for cash. It is available, it will be given, and whoever is, instead of cash, can have this digital rupee. You need not necessarily have a bank account. इसमें फ़र्क है. CBDC is promoted by RBI themselves, by the regulator. They support this currency and they endorse the currency and they guarantee the currency. जो अपना नोट में लिखा हुआ है कि Reserve Bank of India is honoring the value. It is similar to that. In case of UPI, you may be using your credit card to transfer the money, or you may be using debit card, and you may be having it in a cooperative bank. So you will have to go by those terms and your relationship with the bank. So these are two different forms of digital currency, and they have their own role in this payments landscape. घर बनाने वाली महिला होती है. अमूमन जब घर खरीदा जाता है तो अक्सर लोग महिलाओं के नाम पर भी खरीदते हैं. RBI का जो ब्याज दर बढ़ा है उसके कारण क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी तक जो 2 लाख रुपए तक की रिबेट मिलती थी, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी? क्या लगता है? ऐसी उम्मीद की जाती है कि बढ़ाए सरकार इस रिबेट को. नहीं, दूसरा आप देखिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है, अगर आप ग्रोथ को भी बूस्ट देना चाहते हैं, सरकार विभिन्न योजनाएं लेकर आई है. हमने देखा स्वामी योजना आई थी, जैसे जो प्रोजेक्ट्स जो हैं नहीं डिलीवर हो पा रहे हैं, जो आधे बने पड़े हुए हैं, तो उनको असिस्टेंस दे करके उनको खड़ा किया जाए ताकि लोगों को अपने जो फ्लैट्स हैं वो मिल जाएं. तो योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं. होम लोन का लिमिट अगर बढ़ता है और अगर आप लोगों को और प्रॉम्प्ट कर सकते हैं खरीदने के लिए, तो आप एक रियल एस्टेट सेक्टर को भी पुश दे पाते हैं. तो ग्रोथ के नज़रिए से भी अगर आप ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि अगर आप ये लिमिट बढ़ा दें तो शायद मतलब आप डिमांड जो है वो एक्टिवेट कर पाएंगे. तो उम्मीद पर दुनिया कायम है. उम्मीद पर दुनिया कायम है. आप में से किसी और का कोई सवाल? जी नमस्ते मैम, मेरा नाम नुपुर सिंघल है और मैं भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्रा हूँ. मेरा प्रश्न यामिनी मैम से है. मैम, जैसे कि बात करी जा रही है कि बजट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल गृहिणियों को अब भी बजट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोशिश यही की जा सकती है कि उन्हें जोड़ा जाए, और उनको जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उनकी आम तौर पे ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें जो है बताई जाएं बजट में जो उनको फ़ायदे तक पहुँचे, और ख़ास तौर पे एक अवेयरनेस ड्राइव रहे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, या और RWAs के माध्यम से, या और लोगों के माध्यम से, जो बता सके कि सरकार की क्या नीतियां हैं और सरकार उन नीतियों को कैसे महिलाओं के लिए ला रहा है. बहुत सारे कदम सरकार ऐसे उठाती है जो शायद बजट में ना नज़र आएँ पर ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं. जैसे डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए सुविधा है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना. अगर एक अकेली महिला है, उसे पहले बड़ी लंबी क्यू में लगना पड़ता था, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है वो आसानी से पेमेंट कर सकती है. अगर उसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, उसके लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करनी, अपना ऑनलाइन अप्लाई किया, ले लिया. पासपोर्ट है, उसकी सुविधा है. ऐसे ही बहुत सारी जो डिजिटलाइजेशन की सुविधाएं हैं वो मिली हैं. और सरकार लाई है कि टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करेगी. तो जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो जो चैनल्स वो शुरू कर रहे हैं
उससे शिक्षा प्रदान हो रही है। ऐसे ही मैंने अब आपको कहा कि ये जो स्कीम्स हैं जिसके अंदर जिनको मैटरनिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं या पैसा ट्रांसफ़र होता है या सरकारी अस्पतालों में मदद मिलती है, वो पता चले। जब वैक्सीनेशन हो रही थी उसका जो फ़ायदा है वो पता चले। तो जो स्कीम्स हैं उनकी अवेयरनेस है, उसके साथ साथ जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा किया जा रहा है। जैसे आप लेके ट्रिपल तलाक को लीजिए, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश है, 21 साल की उम्र तक लेके जाने की, महिलाओं को शिक्षित करने की वो है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क प्लेस में प्रोवाइड करने की। जैसे एक कदम उठाया है सरकार ने जिसमें जेम के माध्यम से, जो MSME के जो पोर्टल है जेम, उसके माध्यम से कहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 3% अपनी परचेज का महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स से ले। ये सारी जो स्कीम्स हैं वो सिर्फ बजट में नहीं आती पर धीरे धीरे आती हैं, और इनको बढ़ाने के लिए संस्थाओं को कंटिन्यूसली सेमिनार्स करनी चाहिए महिलाओं के बीच में, कोशिश करनी चाहिए स्कूलों तक जाएं, कोशिश करनी चाहिए जो घर पे महिलाएं हैं उनके लिए RWAs के माध्यम से पहुँचें, स्वास्थ्य के हैं तो डॉक्टर्स के माध्यम से पहुँचें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर पढ़ी लिखी युवती है तो उसे चाहिए कि अपने आसपास समाज में वो महिलाओं के साथ इस पर चर्चा करे और उन्हें जानकारी दे और अवेयरनेस बढ़ाए। आखिरी सवाल जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम धृति है और मैं भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से हूँ। मेरा सवाल दीपशिका मैम से है। मैम, मेरी माताजी घर पे हैं, गृहिणी हैं, और मेरे पिताजी हर महीने उन्हें कुछ पैसे ला के देते हैं जिन्हें वो मैनेज करती हैं, लेकिन इस दौरान वो खुद को भूल जाती हैं। वो सिर्फ हमारी ज़रूरतें देखती हैं, घर की ज़रूरतें देखती हैं। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्या वो इस बजट में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता इन महिलाओं के लिए, इन गृहिणियों के लिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जब धृति हम बात करते हैं तो अगर आप टर्म देखेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो सबके लिए है, वो यूनिवर्सल है। तो और हमारा जो देश है हमने देखा है कि बढ़ रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि टैक्सेस जो हैं एक बहुत ही छोटा तबका पे करता है, और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एज एक अर्थव्यवस्था के बतौर कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है हम लागू कर पाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सरकार जो है PM किसान योजना लेकर आई थी जहां किसानों को 2000 रुपये हर क्वार्टर में दिया जाता है। क्या उस तरह का कुछ महिला के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो घर चला रही है, हाउस होल्ड चला रही है, तो जिससे वो अपने परिवार में न्यूट्रिशन, अपना मेंस्ट्रुअल हेल्थ या अपना कुछ हेल्थ उस पर खर्चा कर सकती है। मतलब वो सरकार की तरफ से उसे एक इनकम सपोर्ट उस तरह का दिया जाए। एक ख़ास जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उस तबके के लिए ऐसा सरकार विचार कर सकती है, और सरकार ने ऐसा किया था कोविड के दौरान। अगर आपको याद होगा कि जनधन के खाते जिन महिलाओं के थे उन सारे महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए थे। तो क्या इसी तरह का इनिशिएटिव लाया जा सकता है? आशा कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। एक सवाल और आ रहा है जी, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम मानसी है, मैं भारतीय विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन एडिलिया मैम से है। मैम, आप बजट के थ्रू CBDC से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? CBDC का अभी नया शुरुआत है ये जर्नी में, एंड उसका जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर ने जो उम्मीद रखा है कि दे वांट टू रिप्लेस कैश एंड यूज़ इट बिग टाइम, और इसका जो मेन एडवांटेज क्या होगा कि विदाउट बैंक अकाउंट जो मोस्ट वल्नरेबल एंड अनबैंकेबल, अनरीचेबल जो अपना एंड कंज्यूमर है उनको कैसा हम एम्पावर करें, हाउ डू वी मेक द करेंसी स्ट्रॉन्ग। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट विल एनकरेज दिस करेंसी। ये CBDC में हमारा इंडिया का नाम, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो इट विल, जस्ट एज UPI इट विल शाइन, और इसमें काफ़ी इनोवेशंस भी आने वाले हैं।
तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि दैट वी विल रिसीव अ लॉट ऑफ फोकस एंड इंसेंटिव्स एज टू हाउ डू वी प्रमोट दिस, इसका यूजेज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स माइट बी रोल्ड आउट ऑल्सो फॉर इनोवेशन इन दिस स्पेस। ये हम कर सकते हैं उम्मीद, और लेट्स होप फॉर दैट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हमारे बीच मौजूद युवती शक्ति के सवाल समाप्त हुए और यहाँ से हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वक्त ने भी हमें इशारा दे दिया है कि अब हमें विदा लेनी चाहिए। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाने से पहले एक औपचारिकता ज़रूर है कि हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी में रंग भरती है महिला, और हमारे बीच वो तमाम महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने केवल आज के शो में रंग भरा, बल्कि हमें बहुत सी जानकारी भी दी। तो आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी के नाम आपका एक संदेश। दीपशिका जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है, और महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ करने के लिए, इस देश में योगदान अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, न सिर्फ घर परिवार बल्कि पूरा, मैंने आपका जो प्रोग्राम का टाइटल है, पूरा आसमान आपका है, आप उसके नीचे हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और यहीं से ठान लीजिए कि जो आपको करना है वो आपको करना ही है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? ज़िंदगी खूबसूरत है, आपका एक संदेश ज़िंदगी के नाम। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि शिक्षित बनिए, सशक्त बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपने साथ अपने परिवार के लिए जुड़ती हैं आप, वो अपने आत्मनिर्भरता के साथ जुड़े। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता के साथ जुड़िए और सबको जोड़ते रहिए। एडिलिया मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? I endorse this. Self-reliance, Atmanirbhar is a very strong message. Please believe in yourselves. And my very strong message to the youngsters is go into innovation, go into Startup India, go into Make in India, go into Innovate India, go into Global India. Believe in yourselves, be entrepreneurs and try to do something. बिल्कुल, And shine. कर गुजरने की अगर तमन्ना हो तो आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आपका जज्बा इतना बुलंद है। बहरहाल आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुई, हमसे आपने अपनी बातें साझा की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और आपका भी शुक्रिया टीवी सेट के उस पार से जुड़े रहने के लिए। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी कि वो घर बनाएगी, वो घर सजाएगी, वो ही घर चलाएगी, उसे कम मत समझना। आपके घर का बजट वो ही बनाएगी, और थोड़े में भी न जाने कैसे सब कुछ पूरा कर जाएगी, क्योंकि वही महिला है, वही आपकी गृह मंत्री है, और वही आपको बनाने वाली है। और देखना, उसे मौका तो दीजिए, वही आसमान में छाने वाली है। बहरहाल अपना कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी के शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संसद टीवी, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से